नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए समास यानी कंपाउंड लेके आए हैं। इससे पहले हमारी हिंदी की श्रृंखलाएं लगातार जारी हैं। आप लोग जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें ये आपकी जो वीडियो हमारी श्रृंखला है वो सिद्ध ज़रूर से लाभदायक सिद्ध ज़रूर होगी और आप अपने लक्ष्य पे बहुत जल्द आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो, यही हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए है। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखो, आज हम आपके लिए समास लेके आए हैं यानी कि कंपाउंड। समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। हो सकता है कि थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाए, पूरा कवर कर रखा है समास को A to Z, एक एक चीज़ें, एक एक बात आपको बताऊँगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो देखो समास यानी कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्ति। सम का मतलब ही होता है संक्षिप्ति। समास का मतलब है कि संक्षिप्ति, किसी शब्द को छोटे करने की प्रक्रिया, किसी शब्द को छोटे करने की प्रक्रिया। देखो, इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर इसको आपको बताऊंगा, एक एक शब्द का आपको अर्थ बताऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा। देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर जुड़ने पर उनके योजक शब्द का लोप हो जाता है तथा एक स्वतंत्र पद बनता है। पदों के परस्पर जुड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। पदों के परस्पर जुड़ने की क्रिया समास कहलाती है। ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर जुड़ने से। अगर आपको याद हो हमारा संधि वाला चैप्टर, तो उसमें हमने कहा था हमने उसमें कहा था कि वर्णों के जुड़ने से, दो वर्णों के जुड़ने से संधि होती है। दो वर्णों के जुड़ने से क्या होती है? संधि होती है जी। अगर आपको याद हो, दो वर्णों के जुड़ने से संधि होती है। दो शब्दों के जुड़ने से समास बनता है। दो वर्णों के जुड़ने से संधि बनती है, दो शब्दों के जुड़ने से समास बनता है। ये प्रश्न आता है, मैंने कई बार देखा है आपके समूह के प्रश्न पत्रों में। जब हम हमारी एक ओर से प्रश्न पत्र, जो पुराने प्रश्न पत्र है उनका भी हम अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल में, उनको भी आप देखिएगा, तो वहाँ डिस्कस करेंगे इन प्रश्नों को जब भी आएंगे। तो दो या दो से अधिक शब्दों के जुड़ने से समास बनता है, दो वर्णों के जुड़ने से संधि बनती है। दो वर्णों से संधि बनती है, दो शब्दों से समास का निर्माण होता है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए जोड़ दिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो अब इन्होंने कहा ना, दो या दो से अधिक शब्दों के जुड़ने से जो है वो समास का निर्माण होता है, समास संक्षिप्ति होती है। तो क्या ये सही कह रहे हैं? देखते हैं। देखो, परम है जो आनंद, तो परम है जो आनंद बराबर क्या हो गया? परमानंद। परम है जो आनंद बराबर परमानंद। तो परमानंद में किसका लोप हो गया? ये जो है, जो हमने लिखा था ना, उसका लोप हो गया, छिप गए हैं। परम है जो आनंद बराबर हमने क्या लिख दिया? परमानंद। तो जो हमारी परिभाषा है वो सही सिद्ध हो गई कि दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर जोड़ने से, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर जोड़ने से क्या बनता है? आपका समास बनता है। और जब समास जुड़ रहे हैं तो उनके योजक शब्द लोप हो जाते हैं। बिल्कुल, ये दो योजक शब्द यहाँ पर थे, इनका लोप हो गया, ये छुप गए हैं, तो परमानंद बन गया जी। तो ध्यान से देखिएगा, अभी बताऊंगा कि परमानंद में कौन सा समास है, वो आगे देखेंगे। समास के भेद। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं अव्ययी भाव समास को। तो देखिए, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है, होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं ना, कि ये कह रहा है कि प्रथम पद, जो भी पद होता है उसमें एक प्रथम पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। प्रथम पद, उत्तर पद। प्रथम पद को पूर्व पद भी कहा जाता है, और दूसरा उत्तर पद होता है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें पहला वाला पद, जो प्रथम पद है, जो पूर्व पद है, वो आपका प्रधान होता है तथा समस्त पद क्रिया विशेषण होता है। ये पूछा जाता है जी, जैसे आ जाएगा कि वह कौन सा समास है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है तथा समस्त पद क्रिया विशेषण होता है। तो कौन सा समास है? तो आपका अव्ययी भाव समास है। आप इसको रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पूरे नोट्स बनाएगा, आपका जो है वो ज्ञान स्थायी रूप से आपके पास रहेगा जी। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आप कैसे पहचानो कि इसमें अव्ययी भाव समास है? तो इसके पहचानने के कुछ तरीके हैं। देखो, अगर किसी शब्द की शुरुआत अनु से होती है, या आ से होती है, या आपकी प्रति से होती है, या आपकी भर से होती है, या आपकी यावत से होती है, या हर से होती है,
तो आपका कौन सा समास होगा, वो आपका अव्ययभाव समास होगा, वो आपका अव्ययभाव समास होगा। यदि अनु से शुरुआत होती है, आ से शुरुआत होती है, प्रति से शुरुआत होती है, भर से शुरुआत होती है, यावत से शुरुआत होती है, हर से होती है, तो उसमें अव्ययभाव समास होगा। यहाँ पर एक क्रिया विशेषण एक शब्द आया था ना, ये क्रिया विशेषण को हम समझेंगे अलग से, आप ध्यान रखिएगा। अभी हम जब हमारे आगे आने वाले जो सीरीज है उसमें क्रिया विशेषण को देखेंगे, 4 प्रकार के क्रिया विशेषण वहाँ पर को देखेंगे। जैसे क्रिया विशेषण का बार बार शब्द आता ना, पंखा धीरे धीरे घूम रहा है, तो धीरे धीरे क्या है, वो क्रिया विशेषण, वहाँ समझेंगे, चिंता मत करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अव्ययभाव समास को आप कैसे पहचानने हो, जहाँ अनु आएगा, आ से शुरुआत होगी, प्रति से, भर से, यावत से या हर से। देखो जैसे यहाँ पर है अनुरूप, अनुरूप तो हो गई ना अनु से शुरुआत, अनुरूप। देखिए रूप से योग्य, आ जन्म, आ से शुरुआत हुई, जन्म से लेकर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रति से शुरुआत हुई, भर, भर पेट, पेट भर के, ऐसे देखो, यथासंभव, जैसा संभव है, यावत जीवन। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर देखिए ना, कि मैंने आपको जब संधि बताया था, व्यंजन संधि उसमें बताई थी, देखो कि ज किससे बना होगा, यावत धन जीवन, यावत धन जीवन, यावत धन जीवन। ये जो यदि तो दो के बाद जो आ जाए तो आधे जो में बदल जाता है, तो यावत धन जीवन का क्या था, यावत जीवन हो गया जी। ध्यान से समझिएगा, हर एक हर से बने हुए शब्द। आगे देखिए, अगर इसके अलावा जैसे कोई शब्द रिपीट हो रहे हैं, जैसे दिनों दिन, दिनों दिन, कानों कान, कान कान 2 बार आ रहे हैं, वैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथ हाथ 2 बार आ रहे हैं, जैसे लातों लात, तो ये 2 बार रिपीट हो रहा, लात लात 2 बार रिपीट हो रहा, कान कान 2 बार रिपीट हो रहा। ऐसे ही बातों बात जहाँ पर ये आएंगे, ये भी अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे। एक बात क्विक रिवीजन देखते हैं कि अव्ययभाव समास में प्रथम पद आपका प्रधान होता है और समस्त पद क्रिया विशेषण होता है। यदि आपके शब्द आ से, प्रति से, भर से, यावत से, आ से शुरुआत होती है, हर से शुरुआत होती है, भर से शुरुआत होती है, तो अव्ययभाव समास होगा। उसके अलावा कुछ रिपीटेड शब्द जैसे दिनों दिन, कानों कान, हाथों हाथ, लातों लात, बातों बात जहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे, वह अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे। आइए देखते हैं दूसरा समास, तत्पुरुष समास की ओर। देखो तत्पुरुष समास में यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्हों के आधार पर इसको पहचानोगे कि इसमें तत्पुरुष समास है। देखो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि जो भी पद होता है इसमें पहले एक पूर्व पद, ऐसे प्रथम पद भी कहते हैं, दूसरा उत्तर पद होता है। तो यहाँ पर को उत्तर पद प्रधान होता है, यहाँ प्रथम पद प्रधान था, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कारक चिन्हों के आधार पर इन्हें 6 भागों में बांटा जाता है। देखो हिंदी में 8 कारक होते हैं, हिंदी में 8 कारक होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में 6 कारकों को ही पढ़ा जाता है। 2 कारकों को हटा दिया जाता है। वो कौन कौन से कारक हैं, देखो ध्यान से देखिएगा। एक कर्ता को हटा दिया, दूसरा संबोधन को हटा दिया। एक कर्ता कारक को हटा दिया है, दूसरा संबोधन कारक को हटा दिया है। बाकी बचे हुए आपके कर्म से लेके आपके अधिकरण तक इनको अध्ययन करा जाता है। एक एक करके मैं आपको इन्हीं उदाहरणों में बताते हुए चलूंगा कि इसमें कौन सा कारक है करके। तो देखिए यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, यहाँ पर कारक चिन्ह को आ गया है, तो हमारा इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है। देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो ये को था, ये किसका कारक चिन्ह है, कर्म को, कर्म को। हम इन कारक चिन्हों को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, आप चिंता मत करिएगा। तो यश प्राप्त का मतलब है यश को प्राप्त। आगे देखिए आपदाग्रस्त, आपदा से ग्रस्त, यानी कि देखो करण से वाला, तो यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह है, करण से, आपदा से। पहचान कैसे रहो आप इनको, इन कारक चिन्हों के आधार पर पहचान रहे हो आप तत्पुरुष समास को। आगे देखिए स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए, तो के लिए किसका कारक चिन्ह है, देखो संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। आगे देखियो देश निकाला, देश से निकाला, देश से निकाल दिया, अलग कर दिया है। तो देखो अपादान से, अपादान से, यानी अपादान कारक होगा इसमें। अगर इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें अपादान कारक होगा जी, अपादान तत्पुरुष समास का यह उदाहरण होगा। देखो ये प्रश्न बार बार कैसे पूछा जाता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, जो पत्ता है ना वो पेड़ से अलग हो गया है, टूट गया है, झड़ गया है, ऐसे मान के चलो। दूसरा क्या है, हिमालय से गंगा निकली, अलग हो गई गंगा, अलग हुई गंगा। अलग होने का जहाँ भाव होता है ना, वो आपका अपादान कारक है, यही पूछा जाता है इसमें। आगे देखिए राजकोष, अक्सर राजकोष में कई लोग राजा का कोष लिखते हैं, वो राजा का कोष नहीं होता है, वो किसका कोष होता है, वो राज्य का कोष होता है, राज्य का कोष। तो यहाँ पर जो का है ये कौन सा कारक चिन्ह है, देखो संबंध का। अब संबंध देखो स्पष्ट, वैसे भी संबंध दिख रहा है,
ये कोश का संबंध किससे है? ये राज्य का कोश, इस कोश का संबंध राज्य से है, इस कोश का संबंध किससे? राज्य से। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। एक और उदाहरण रेखा हमने सीखा, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा। देखो यहाँ पर हमने कहा संबंध का की, तो हमने यहाँ पे की वाला भी ले रखा उदाहरण, तो की राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा, यानी आज्ञा किसकी है? राजा का, संबंध बता रहा है राज्य की आज्ञा का। आगे देखिए गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ये मैं किसका कारक चिन्ह है? अधिकरण में, अधिकरण में। तो ध्यान रखिएगा तत्पुरुष समास को आप कैसे समझोगे, बहुत क्विक रीजन, बहुत आसान है देखो समझना। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्हों के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। जैसे को आ गया, से, के लिए, से, का, की, में, ये शब्द आपको दिखेंगे तो तत्पुरुष समास आपका होगा। बहुत आसान है ढूंढना, आप प्रैक्टिस करेगा, इनको लिखेगा, शब्द को ढूंढेगा, लिखिए, आपको यह समझ में आ जाएगी जी। आगे बढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस समझिएगा इन पॉइंटों को। जैसे इसके दोनों पदों में विशेषण विशेष संबंध होता है या इसमें उपमेय उपमा संबंध होता है। हम समझाएंगे, आपको सब समझाएंगे, आप बिल्कुल से चिंता ना करिएगा कि विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमा संबंध होता है। इसको पहचानने के तरीके, अगर जैसे बीच में दो जब समस्त पद, हम जब पदों को देख रहे होंगे बीच में है जो, के समान, सदृश्य या रूपी दिखेगा तो आपका वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। ये पूछा जाता है विशेषण विशेष संबंध वाला समास कौन सा है या उपमेय उपमान वाला जो समास है वो कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ध्यान से देखिएगा, पहचानने के तरीके, बीच में है जो, उन शब्दों के बीच, जैसे यहाँ पर था ना ये है जो, तो आपका उत्तर आपको मिल गया होगा शायद कि यह किसका उदाहरण होगा? ये कर्मधारय का उदाहरण होगा। तो वैसे है जो या के समान, सदृश्य, रूपी जहाँ आपको दिखेगा वो कर्मधारय समास के उदाहरण होंगे। मैं आपको ये विशेषण विशेष और उपमेय उपमान को भी समझाऊंगा, यहाँ पर को ध्यान से देखिएगा। अब देखो जैसे पहला उदाहरण मैंने ले लिखा है महापुरुष, महान है जो पुरुष, यानी कि आपको बहुत आसान है ढूंढना, है जो, ठीक है जो का मतलब है ये, हमने यहाँ पर पहचानने के तरीके, है जो अगर आपको दिखेगा तो आपका किसका उदाहरण है? वो कर्मधारय का। चरण कमल, कमल के समान चरण, तो देखो के समान यहाँ पर आ रखा है, के समान यहाँ पर आ रखा है, तो आपका कौन सा समास है? कर्मधारय। विद्या अलंकार, विद्या रूपी अलंकार, विद्या रूपी अलंकार, तो आप देखते ही कर्मधारय समास, टिक लगा दो। नवयुवक, अब यहाँ से इनको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल है। नवयुवक, नव है जो युवक, एक युवक है ना जो नया है वो, अभी युवक जो है नया है। तो देखो पहले आप ये समझिए कि विशेषण आप किसे कहोगे? विशेषण आप किसे कहोगे? संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतलाने वाले शब्द, जैसे राम है तो राम की विशेषता बतलाने वाले शब्द, जैसे मैं राम जो है, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, वो जो विशेषता अच्छा है वो उसकी विशेषता है जी राम की ना। तो ऐसे यहाँ पर देखते हैं कि नव है जो युवक, यानी जो युवक है वो नया है, युवक की विशेषता क्या है? वह नया है, तो नव क्या हो जाएगा? वो विशेषण हो जाएगा, यानी कि विशेषण। और युवक क्या हो जाएगा जी? युवक आपका विशेष हो गया। हम जिसके बारे में क्या बता रहे हैं? जिसके बारे में बता रहे हैं। देखो यहाँ पर देखिए विशेषण क्या होता है? जिस शब्द के द्वारा विशेषता बता रहे हैं, यानी कि हम नए के द्वारा, हाँ नव के द्वारा विशेषता बता रहे हैं उस युवक की, तो विशेषण हो गया। विशेषण का मतलब है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बता रहे हैं, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बता रहे हैं वो आपके विशेषण हो गए। विशेष क्या हो गया? जिसके लिए, हम किसके लिए बता रहे हैं? युवक के लिए बता रहे हैं, उसे हम विशेष कहेंगे। यानी जहां पर विशेषण विशेष संबंध होगा वो आपका कर्मधारय समास होगा। देखो नया है, वो नया है, यानी विशेषण का मतलब जिस शब्द के द्वारा विशेषण हो गया, किसके लिए? युवक के लिए, वो आपका विशेष हो गया। अब ध्यान से देखिएगा दूसरा मीनाक्षी। अब मीनाक्षी के लिए देखो मीन के समान आंखों वाली, मीन का मतलब मछली होता है जी, मीन के समान आंखों वाली। अब देखो यहाँ उपमान उपमेय कैसे है? उपमान उपमेय कैसे? देखो उपमेय का मतलब होता है जिसके लिए, हम किसके लिए दे रहे हैं? आंखों के लिए दे रहे हैं, आंखों के लिए उपमा दे रहे हैं। उपमान का मतलब जिसके द्वारा, किसके द्वारा दे रहे हैं? मीन, वो मछली के द्वारा दे रहे हैं उन आंखों की तुलना, ठीक है? किसके द्वारा दे रहे हैं? जिसके द्वारा उपमा दी जा रही, यानी यहाँ पर मीन यानी मछली के द्वारा हम उपमा दे रहे हैं, तो यह उपमान होगा। देखो यहाँ लिखे हैं उपमेय का मतलब होता है जिसके लिए, आंखों के लिए दे रहे हैं। उपमान का मतलब जिसके द्वारा, किसके द्वारा? मीन के द्वारा, वो मछली के द्वारा उपमा दे रहे हैं। तो जहाँ उपमा उपमेय संबंध होगा, उपमान उपमेय संबंध होगा, वो आपका कर्मधारय समास होगा। क्विक रिवीजन देखिए कैसे पहचानोगे? कर्मधारय समास में अगर विशेषण विशेष संबंध आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका उपमेय उपमान संबंध आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको या तो ये शब्द दिखाई दे रहे होंगे बीच में है जो,
के समान सदृश रूपी दिखाई दे रहा होगा वो आपका कर्मधारय समास होगा जी। आगे बढ़ते हैं द्विगु समास की ओर। तो द्विगु समास बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। मैंने कहा था ना कि एक प्रथम पद या पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। तो इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, तथा उत्तर पद संज्ञा होती है, तथा उत्तर पद संज्ञा होती है। बताऊंगा भी आगे। देखिए यदि, अब दो चीज़ें हैं इसमें, ये गौर करने वाली चीज़ें हैं। यदि प्रथम पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद, जो उत्तर पद शरीर का कोई अंग हो, शरीर का कोई अंग हो, तो समास बहुप्रिय हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। देखेंगे कैसे होगा कि अगर संख्यावाची हो गया पहला पद लेकिन उत्तर पद किसी शरीर का हमारा भाग हो गया तो वह आपका कौन सा समास हो रहा है, बहुव्रीहि हो रहा, कह रहा। देखते हैं आगे। तथा प्रथम पद संख्यावाची होते हुए भी समस्त पद के द्वारा, जो पूरा पद है, जो पूरे पद को समस्त पद कहते हैं, तो समस्त पद के द्वारा यदि किसी स्थान विशेष का बोध हो रहा होगा तो तब भी आपकी जो समास होगा वो क्या होगा, बहुव्रीहि होगा। समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, एक एक करके देखो। अब पहले हम उदाहरण के द्वारा चलते हैं आगे को। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। तो देखो ना यहाँ पर क्या था, इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है, बिल्कुल 3 है, संख्या है, तथा उत्तर पद संज्ञा होता है। रंग क्या होगी, एक संज्ञा होगी जी। आगे देखिए सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, सप्त एक संख्या, 7 संख्या हो गई जी, ऋषि आपकी संज्ञा हो गई। तो इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा आपका उत्तर पद संज्ञा होती है। त्रिफला, 3 फलों का समाहार, 3 आपके, 3 क्या हो गया यहाँ पर, 3 आपके हो गए, संख्या हो गई, और फल क्या हो गया, आपकी संज्ञा हो गई। आगे भी देखेंगे। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था, यदि प्रथम पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद शरीर का कोई अंग विशेष हो तो समास बहुप्रिय होगा। पहले मैं आ गया संख्यावाची, लेकिन अगला वाला जो उत्तर पद है ना, वो अगर किसी शरीर के भाग को बता रहा है तो फिर वह समास द्विगुणी होगा, वह बहुव्रीहि होगा। कैसे होगा देखो, जैसे दशानन, 10 है, बिल्कुल बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है कि प्रथम पद संख्यावाची है, लेकिन अगला संज्ञा होनी, अगला जो पद है वो क्या है, देखो आनन, अगला जो क्या है, आनन, आनन का मतलब यहाँ सर से, आनन का मतलब सर से। 10 सरों वाले कौन है, वह रावण है। 10 सरों वाले कौन है, वह रावण है। तो दशानन क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। आनन का मतलब सर। देखो शुरुआत तो संख्यावाची था, लेकिन पिछले वाला जो उत्तर पद है वो किसी शरीर विशेष को हमारा इंगित कर रहा है, तो आपका समास बहुव्रीहि होगा। आगे देखिए, जैसे एक षडानन होता है, ठीक है, 6 मुख वाले, तो वो भी आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। जैसे पंजाब, अब देखो इस वाले को देखकर, जब तथा प्रथम पद संख्यावाची होने के बावजूद भी समस्त पद के द्वारा किसी स्थान विशेष का बोध हो रहा होगा तो तब भी बहुव्रीहि होगा। देखो कैसे, जैसे पंजाब, पंच 5 है, शुरुआत संख्यावाची से हो रही है, लेकिन अब आपका मतलब जल होता है। अब हम पूरे को, यह कह रहे हैं ना कि समस्त पद के द्वारा, आप पूरे को पंजाब, पंज आप यानी 5 नदियों की भूमि किसे कहते हो, आप 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हो। तो समस्त पद के द्वारा यदि किसी स्थान विशेष का बोध होगा तो वह आपका समास कौन सा होगा, वह समास आपका बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास होगा अगर उसका समस्त पद किसी स्थान विशेष को इंगित कर रहा होगा। आशा करता हूं कि आपने समझा होगा। द्विगु समास का क्विक रिवीजन, संख्यावाची, प्रथम पद संज्ञावाची होगा, प्रथम पद संख्यावाची होगा और उत्तर पद संज्ञा होगी, तो आपका समास द्विगु समास होगा। ध्यान देखिएगा, तिरंगा, सप्तऋषि, त्रिफला, ये आपके द्विगु समास के उदाहरण जी। आगे बढ़ते हैं द्वंद्व समास की ओर। बहुत आसान है द्वंद्व समास को समझना है। देखो इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल दोनों पद प्रधान है जी, ठीक है, दोनों पद प्रधान है, तथा विग्रह करने पर पहचानने के तरीके क्या है, देखो बीच में और, एवं, या, अथवा, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे बीच में, और, एवं, या, अथवा, ये बीच में आपको दिखाई दे रहे होंगे, पहचानने के तरीके हैं। अब इसके दोनों पदों के मध्य प्रायः योजक चिन्ह जो हाइफन होता है ना, इस प्रकार का बीच में जो ये है, ये आपको दिखाई देगा, आप इसको पहचान लोगे। देखो द्वंद्व समास को पहचानना बहुत ही आसान होता है, यानी कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, आपको या तो और, या, एवं, या, अथवा, या फिर वो आपका हाइफन यानी कि जो चिन्ह है वो दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं, जैसे नदी नाले, तो ये हाइफन है, जो ये योजक चिन्ह है ना, ये वाला हाइफन है, तो नदी नाले देखते ही आप टिक लगा दो कि ये द्वंद्व समास है। नदी और नाले, तो आगे ना और, ऐसे देखो ठंडा गर्म, देखो ये योजक चिन्ह आ गया, देखते ही लगा दो द्वंद्व समास। ठंडा या गर्म, या बिल्कुल आ रखा है। जैसे सुरासुर, यह अक्सर पूछा जाता है। अब देखो सुरासुर में अगर यहाँ पर संधि की बात करें तो सुरासुर में कौन सी संधि है, तो बताइए आ किस में आता है, आपके दीर्घ संधि में आता है, तो आप इसको तोड़िएगा। देखो अगर यहाँ सुर सुर होता है, सुर सुर होता है
तो ये कौन सा समास होता है? ये अव्यय भाव, दिनों दिन। लेकिन यहाँ पर हमने संधि के बाद हमें पता लगे एक सुर है दूसरा असुर है, एक सुर है दूसरा असुर है, तो ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ऐसे जलवायु, जल और वायु, जल और वायु तो हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब देखो जैसे मानापमान, मानापमान यानी कि इसमें भी कौन सी संधि आपको दिखाई दे रही है? आगे इसमें आ रहा है दीर्घ संधि, मान या अपमान। जैसे माता पिता अक्सर हमने देखे, भाई बहन, दिन रात, ये उदाहरण आपके द्वंद्व समास के। द्वंद्व समास को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि रिवीजन देखिए द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में आपको योजक चिन्ह वो हाइपन दिखेगा और या अथवा आपका एवं दिखाएगा, वो आपका द्वंद्व समास होगा। अंतिम समास की ओर चलते हैं और है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, देखो बहुब्रीहि समास की क्या विशेषता है? इसमें अन्य पद प्रधान होता है, कोई दूसरा ही प्रधान है। वो कौन प्रधान है देखते हैं हम लोग भी, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे को इंडिकेट करते हैं, किसी तीसरे पद को जो है वो संकेत करते हैं। अब वो तीसरा पद कौन सा है? देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, किसका पेट लंबा है जी? कौन खाते हैं? गणेश जी। लंबा है उदर जिसका यानी किसका है? गणेश जी है हमारे, यानी किसी तीसरे को इंडिकेट। देखो लंबोदर के बाद हमारा तीसरा किनको इंडिकेट हुआ? किसको संकेत गया? गणेश जी को। लंबा है उदर जी उनका, तभी तो लड्डू खाते रहते हैं। आगे देखिए दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद, चारों ओर जहाँ सर लगे हैं, 10 सर लगे हैं, तो 10 आनंद वाले कौन हैं? वो रावण है जी। आगे देखो चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 हैं भुजाएं जिसकी, कौन है? विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान है जी। तो आपके चतुर्भुज हो गए, 4 भुजाओं हैं जिसकी, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी विष्णु भगवान हो गए जी। आगे देखेंगे चंद्रभूषण, चंद्र है आभूषण जिसका, चंद्रमा अपने सर में ले रखा है जिन्होंने, वो कौन है? तो आपको पता होगा महादेव हैं, यानी कि शिव हैं। चंद्रभूषण, चंद्र है आभूषण जिनका, यानी कि वो आपके बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, शिव जी हैं वो। कुछ मैंने लिखे हैं, उनका विच्छेद नहीं कर रखा। सहस्राक्ष, 1000 आँखों वाले, 1000 आँखों वाले कौन है? इंद्र, सबकी नजरें हैं, ठीक है, इंद्र की जो नजरें हैं सब पर हैं। सहस्राक्ष हैं वो, 1000 आँखों वाले हैं। आगे देखिए खगेश, खगों का ईश है, कौन पक्षियों को खा रहा है? गरुड़ खा रहा है जी। आगे देखिए पुष्पायुध, पुष्प आयुध जिसका, फूलों से कौन रिझाता है दूसरों को? तो फूलों से रिझाने वाले हैं कामदेव, पुष्पायुध हैं जिनका। आगे देखिए सरोज, कौन जन्म ले रहा है? सरोज, सरोज का मतलब, ठीक है, सरोज जल में जन्म लेने वाले, सरोज यानी कमल, कमल को यहाँ पर इंगित कर रहा है, जल में जन्म हुआ है जिनका, सरोज कमल। गिरिधर, गिरिधर का मतलब पर्वत को उठाने वाले, गिरी को उठाने वाले कौन है जी? कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है। आशा करता हूँ कि इन समासों को आपने समझा होगा, आपके डाउट क्लियर होंगे। आपके कोई भी सुझाव होंगे, कोई भी प्रश्न होंगे, आप ज़रूर से हमसे शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमारे फेसबुक पेज से लिखिएगा, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हुएगा। तो जहाँ भी आपकी कोई भी समस्या होगी, हम उनका समाधान तुरंत करने का प्रयास करेंगे। समास क्विक रिवीजन बहुत जल्दी। समास संक्षिप्ति कहते हैं, समास 2 शब्दों से मिलकर समास बनता है, 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। अव्ययी भाव में भर, यथा, आपके यावत, प्रति, अनु से जहाँ शुरू हुए अव्ययी भाव समास हुआ। कानो कान, बातो बात, लातो लात जहाँ हुए वो कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव। तत्पुरुष में क्या होगा? जहाँ कारक चिन्ह आपको दिख गए वो तत्पुरुष समास हो गया। को, से, के लिए, से, का, की, में जहाँ दिख गया वो आपका तत्पुरुष समास हो गया। कर्मधारय में क्या होगा? विशेषण विशेष्य, जहाँ पर कोई विशेषता बता रहे, जैसे महान है जो पुरुष, पुरुष की भी विशेषता क्या है? वो महान है, ठीक है, महान है वो, यहाँ पर महान का मतलब विशेषण है, पुरुष कौन है? विशेष्य हो गए। कमल के समान चरण, ठीक है, कमल क्या हो गया? यहाँ पर विशेषण हो गए, चरण विशेष हो गए जी। ऐसे यहाँ पर विद्या रूपी अलंकार, नव है युवक, यानी कि कर्मधारय में आपको के समान है जो सदृश रूपी दिखे वो आपका कर्मधारय होगा। द्विगु समास में संख्यावाची शुरू होता है पहले में। द्वंद्व समास में आपको योजक चिन्ह दिखता है। बहुब्रीहि में किसी तीसरे को इंडिकेट कर रहे होंगे, बहुब्रीहि समास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड।